आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी प्रवाह मीटर पढ़ा था। हमने वेंचुरी प्रवाह मीटर द्वारा क्यू का मान यानी प्रति सेकंड किसी नली से निकलने वाले द्रव्य का आयतन या द्रव्यमान हमने ज्ञात किया था। अगला हमारा टॉपिक है पिटोट ट्यूब। हम पढ़ रहे हैं क्या है, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अगला है हमारा बर्नौली प्रमेय में पिटोट ट्यूब। सबसे पहले हम पिटोट ट्यूब है इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। देखिए पिटोट ट्यूब में ये एक AB बेलनाकार नलिका होती है। आप भी साथ साथ में चित्र बनाएं। AB एक बेलनाकार नलिका बनाइए, इसका नाम है AB। ये यहाँ पे चित्र बनाइए। इस प्रकार ये बेलनाकार नली में ऐसे होगा। इसमें जो द्रव्य है उसका वेग कितना है v, और ये द्रव्य का प्रवाह कैसा है, ये प्रवाह है धारा रेखीय प्रवाह है। देखिए आपको नली में ये जो बनाई है ना, इसमें इस छोटी नलिका की ये जो U आकार की ये छोटी नलिका, उसमें ये सिरा एक साइड में ऊपर होगा और ये दूसरी साइड में सिरा नीचे होगा। इसका नाम दे दे हम L, ये दे दे M और ये दे दे नाम N है। ये देखिए ये नलिका में द्रव्य आ गया है। इसमें जो N भाग है वहाँ पर द्रव्य का स्थान थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ पर इतना ही होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर होगा और दोनों के बीच में अंतर है कैपिटल H। यह जो धारा रेखीय प्रवाह जिस द्रव्य का हो रहा है उस द्रव्य का घनत्व कितना है, रो है। देखिए AB एक क्या है, बेलनाकार नली है। इसके निचले सिरे पर एक U ट्यूब लगी है, इसका क्या नाम है, U ट्यूब। U आकार की जो ट्यूब है इसका नाम देते हैं हम U ट्यूब। नली के L सिरे पर त्रिज्या कितनी है, L सिरे पर त्रिज्या है X है, हम X मान लेंगे। और N सिरे पर एक कैपिलरी ट्यूब केश नली जोड़ दी जाती है। यहाँ पे क्या है जुड़ी हुई है, ये केश नली यानी कैपिलरी जुड़ी हुई है। इस केश नली है, ये एक बहुत ही अल्प आकार की छोटी सी नलिका होती है। इसकी त्रिज्या देखिए बहुत ही कम है और इसमें त्रिज्या कम होने के कारण वायु का वेग है वो 0 माना जा सकता है, क्योंकि वायु यहाँ पे नहीं होगी। और जब वायु है वो क्षैतिज गतिशील हो तो यह नली के उसके नीचे हवा में टंगी रहती है। तब यह नली इसके नीचे हवा में टंगी रहती है। मान लीजिए कि वायु का घनत्व रो और U ट्यूब में भरे गए द्रव्य का घनत्व सिग्मा है। यहाँ पे मैं छोटा सा U आकार की नली में लिख देता हूँ सिग्मा। कितना है, सिग्मा। यदि वायु के सापेक्ष हवाई जहाज की गति अगर v है तो सिरे L पर वायु का वेग कितना होगा, v होगा। जबकि दूसरे सिरे N पर वायु का वेग कितना होगा, 0, क्योंकि केश नली है, यहाँ पे वायु का वेग 0 माना जा सकता है। सबसे पहले हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। माना, आप साथ साथ में नोट करें, माना AB है एक बेलनाकार नली है। माना AB एक बेलनाकार नली है जिसके निचले सिरे पर U ट्यूब लगी होती है।
नली के सिरे एल पर माना नली की त्रिज्या x है। जबकि दूसरे सिरे n पर एक कैपिलरी ट्यूब ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिलरी ट्यूब को केश नली कहते हैं, जोड़ दी जाती है। जिसकी त्रिज्या बहुत कम होने के कारण, केश नली की त्रिज्या बात कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या बहुत कम होने के कारण इसमें वायु का वेग शून्य माना जा सकता है। अब जब वायुयान क्षैतिज गतिशील होता है तब यह नली उसके नीचे हवा में टंगी रहती है। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, टंगी रहती है। पूरे पैराग्राफ को एक साथ नोट करें। आगे देखिए, हम वायुयान के वेग v का व्यंजक स्थापित करेंगे। माना वायु का घनत्व है रो व यू ट्यूब में भरे द्रव्य का घनत्व सिग्मा है। यदि वायु के सापेक्ष हवाई जहाज की गति v हो तो सिरे L पर वायु का वेग v होगा।
वी होगा। एल सिरा पर यहाँ पे देखिए ये है एल सिरा, यहाँ पर हवाई जहाज की गति, वायु का वेग v होगा, जबकि सिरे n पर शून्य होगा क्योंकि केशनली है। जबकि सिरे n पर शून्य होगा। माना बिंदु L व N पर L व N पर दाब क्रमशः P1 व P2 है, तो L पर यहाँ पे एक दाब P1 है, N पे दाब P2 है। P1 व P2 है तो बर्नौली की प्रमेय से आइए बर्नौली प्रमेय को लिखिए। P दाब शीर्ष रो जी एच प्लस ये गुरुत्वीय शीर्ष प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये गतिज शीर्ष बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पे देखिए नली क्या है, नली क्षैतिज है, आपको एक्स एक्सिस पर दिखाई दे रही है। नली क्या है, क्षैतिज है। तो गुरुत्वीय शीर्ष कैपिटल एच ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हम नीचे लिख देंगे चूंकि नली क्षैतिज है अतः गुरुत्वीय शीर्ष कैपिटल एच है वो अपरिवर्तित रहेगा। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में यहाँ पे गुरुत्वीय शीर्ष को हम अपरिवर्तित रहने के कारण क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। तो समीकरण 1 कैसे बदल जाएगा हमारे पास, इस प्रकार आ जाएगा, नोट करें। इक्वेशन 1 कैसे बदल जाएगा, मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यह 0 हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 2 को हम बारी बारी से L सिरे पर और N सिरे पर लागू करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 को L व N पर लगाने पर देखिए L सिरे पर दाब कितना है, P1, तो P के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, P1 लिख देंगे प्लस 1/2, यहाँ पे घनत्व कितना है, घनत्व यहाँ पे रो है, रो वी स्क्वायर बराबर। अब हम N सिरे पर लगाएंगे, N सिरे पर दाब कितना है, P2 प्लस 1/2 रो V, यहाँ पे वेग कितना है केस नली पर, 0 का स्क्वायर, 0 है। ये क्या आ जाएगा, हम थोड़ा सा पक्षांतरण करके लिखेंगे। P2 माइनस P1 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 माइनस P1 बराबर आ जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 3 तक नोट करें।
आगे नोट करें। देखिए हमने ये नली को क्षैतिज लिया है, यानी दोनों ही तलों का अंतर क्षैतिज नली होने के कारण अंतर कितना था, 0 था। तो हमने रो जी एच गुरुत्वीय शीर्ष का मान 0 रखा है। यदि हम ये मान लें कि यदि यू नली में, आपको चित्र में दिखाई दे रही है यू नली, ये रही, द्रव्य के तलों का अंतर h हो तो कैपिटल H हो तो, आपको कैपिटल H भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, हो तो, और वह द्रव्य का घनत्व सिग्मा हो तो, द्रव्य का घनत्व सिग्मा हो तो, सिग्मा हो तो हम दाबांतर निकाल सकते हैं। हमारे पास एक सूत्र है P2 माइनस P1 बराबर क्या होता है, दाबांतर का सूत्र ये हम वही लिख रहे हैं जो कक्षा 11 में हमने एक डेरिवेशन किया था। द्रव्य स्तंभ के कारण दाब, के कारण दाब, हमने ये एक डेरिवेशन किया था, उसमें हमने लिखा था P बराबर रो जी एच, ऐसा याद लिखिए। इसके लिए हम दाबांतर P2 माइनस P1 क्या आ जाएगा, रो के स्थान पर यहाँ पे क्या है, सिग्मा, G के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण G है, H के स्थान पर यहाँ पे अंतर कितना है, कैपिटल H। याद कीजिए उस डेरिवेशन को। समीकरण नंबर 4 देखिए, 3 और 4 को देखिए। समीकरण नंबर 3 और 4 का LHS के बराबर, LHS ही दोनों एक समान है, तो RHS के बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से LHS के बराबर LHS है तो RHS के बराबर हम RHS लिख देंगे। 1/2 रो V स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा HG। यहाँ से हम V का मान निकाल सकते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, आप पक्षांतरण करें, 2G H सिग्मा बटा रो, ये वेग है वायुयान का। यानी समीकरण नंबर 5, हम पिटोट ट्यूब की सहायता से वायुयान का वेग का आकलन कर सकते हैं। यह है पिटोट ट्यूब की सहायता से वायुयान के वेग का आकलन। यहाँ तक नोट करें। उसके बाद अगला टॉपिक है, आप हेडिंग लगाइए पृष्ठ तनाव, हेडिंग लगाइए पृष्ठ तनाव। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। परीक्षा की दृष्टि से पृष्ठ तनाव बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हेडिंग लगाइए पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव है वो पदार्थ की द्रव्य अवस्था का गुण होता है। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि पृष्ठ तनाव ठोस से किसी प्रकार संबंधित है, या पृष्ठ तनाव हम ये कह दें कि गैस से संबंधित है।
हमेशा याद रखना पृष्ठ तनाव हमेशा किससे संबंधित है? द्रव्य अवस्था से। यानी पृष्ठ तनाव है वो द्रव्य अवस्था का वह गुण है। जब भी किसी द्रव्य को किसी पात्र में हम रखते हैं तो पात्र के किनारों पर उपस्थित द्रव्य के अणु दो अलग अलग प्रकार के बलों का अनुभव करते हैं। एक तो द्रव्य के सतह की अंदर की ओर, दूसरा पात्र के परमाणुओं द्वारा बाहर की ओर। द्रव्य के सतह की अंदर की ओर अगर जो बल लग रहा है उस बल को हम कहते हैं सहसंजक बल, यानी एक जैसे अणुओं के बीच में लग रहा है। और दूसरा प्रकार का बल है पात्र के परमाणुओं द्वारा बाहर की ओर, इस बल को हम क्या कहते हैं? आसंजक बल। और सहसंजक बल और आसंजक बल है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। आप वन लाइन आंसर में याद रखेंगे कि सहसंजक बल और आसंजक बल की उत्पत्ति का स्रोत बताइए, तो आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय बल। और इन बलों की प्रकृति सामान्य विद्युत चुंबकीय बल न होकर द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया व इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। और ये बल सहसंजक बल और आसंजक बल वो 1/r² के समानुपाती न होकर के r की उच्च घातों के समानुपाती होते हैं। यानी 1/r³ के हो सकते हैं, 1/r⁸ के हो सकते हैं, 1/r⁻11 तक हो सकते हैं। इसी कारण ये बल है वो संतृप्तता के गुण को भी दर्शाते हैं। समान प्रकृति के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? सहसंजक बल। सहसंजक बल और आसंजक बल को हम एक छोटे से उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक पात्र है और ये पात्र गिलास मान लीजिए, और ये किसका है? कांच का गिलास है, और इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया है। ये हमने पानी भर दिया, तो गिलास, ये कांच की दीवारें और पानी के अणुओं, पानी के बीच में एक बल लग रहा है, इस बल को हम कहते हैं आसंजक बल। और गिलास के अंदर पानी के दो अणुओं के बीच में भी बल लग रहा है, H2 और H2 के बीच में बल लग रहा है, जिसे हम कहते हैं सहसंजक बल। इस आधार पर हम सहसंजक और आसंजक बल को परिभाषित कर सकते हैं कि समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है और असमान अणुओं के बीच में लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। यहाँ तक अब हम नोट करेंगे साथ साथ में। इस आप आगे नोट करें। देखिए पृष्ठ तनाव है, सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, यह पदार्थ की द्रव्य अवस्था का गुण है। यह पदार्थ की द्रव्य अवस्था का गुण है। जब भी किसी द्रव्य को किसी पात्र में रखते हैं तो पात्र के किनारों पर उपस्थित द्रव्य के अणु दो भिन्न भिन्न प्रकार के बलों का अनुभव करते हैं। पहले तो द्रव्य की सतह के अंदर की ओर
द्रव्य के सतह के अंदर की ओर दूसरा, पात्र के परमाणुओं द्वारा बाहर की ओर नोट करें दोनों को। प्रथम प्रकार के बलों को सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल वह द्वितीय प्रकार के बलों को असंजक बल कहते हैं। अंडरलाइन कर लें इनको। इन बलों की उत्पत्ति का स्रोत विद्युत चुंबकीय बल है। ये भी अंडरलाइन कर ले। इन बलों की उत्पत्ति का स्रोत सहसंजक बल और असंजक बलों की उत्पत्ति का स्रोत विद्युत चुंबकीय बल है। बलों की प्रकृति, अब इनकी प्रकृति लिखेंगे। बलों की प्रकृति सामान्य विद्युत चुंबकीय बल न होकर सामान्य विद्युत चुंबकीय बल न होकर द्विध्रुव 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 यानी डाइपोल अन्योन्य क्रिया वह इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। वह इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। नोट करें, वह इनकी उच्च कोटि के कारण होता है। इसके बाद यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।